Go for the next question. This question was asked in the GATE Instrumentation 2021 पेपर 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्रीन को पॉज कर दें और चलो पहले मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को। अ बूलियन फंक्शन कैपिटल ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z आर गिवन एज। आपको बूलियन फंक्शन दिखाया गया है x, y, z का 3 वेरिएबल्स का बूलियन फंक्शन है। देखो क्या लिखा है, x बार, मैं डैश को ऐसी बार लिखता हूं, मेरी आदत है, y प्लस z, ये क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई लिखा है ना, x प्लस y बार प्लस z बार, ये फंक्शन आपको दिया गया दोस्तों, प्लस x बार प्लस y प्लस z बार डॉट, यहां पर आगे दिया है x बार, y बार, z बार प्लस x बार बाई z बार प्लस x बाई z बार। ये आपको फंक्शन दिया गया है। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा इससे मैच करेगा इस पूरे एक्सप्रेशन से। ओके, सो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा है, इतने वाले सेक्शन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ सम, और इस बचे हुए सेक्शन में लिखा है इन्होंने सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, तो क्या हम इसमें कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? आपको बस ये ऑब्जर्व करना है पहले कि क्या इसमें कोई थ्योरम अप्लाई हो सकती है। अगर अप्लाई हो पाएगी, जैसे लाइक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ओके, लाइक कैलिगन्स थ्योरम, ओके, ये सभी आपको याद होंगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हम लगा सकते हैं, या ट्रांसपोजिशन थ्योरम को हम लगा सकते हैं, ओके, कॉन्सेंसस थ्योरम को हम लगा सकते हैं। कौन सी थ्योरम है इसमें जो अप्लाई की जा सकती है, ये थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। सो देखिएगा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स यहाँ पर, सॉरी ये 3 टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम के हैं, और बचे हुए 3 टर्म यहाँ पर जो है सम ऑफ प्रोडक्ट के हैं। अगर आप पहले और दूसरे टर्म में नोटिस करें तो यहाँ पर एक्स बार है लेकिन यहाँ एक्स है, ओके, यहाँ y है, यहाँ y बार है, यहाँ z है, यहाँ z बार है। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड को देखें, यहाँ x बार है, ओ भाई सब यहाँ भी x बार है, बहुत बढ़िया, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ z है, यहाँ z बार है, और सॉरी यहाँ z है, यहाँ z बार है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड में एक थ्योरम लगाने वाला हूं। आप लोगों से परमिशन चाहूंगा, पहले एक बार ना स्क्रीन को रोक के इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो आप। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं इसको, मेरा काम है सॉल्व करना इसको, बट एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूं सी। सबसे पहले ध्यान दें, हम एक थ्योरम पढ़ते थे कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्या बोलते थे इसको? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्या मायने थे समझते हैं? कहीं भी एक्सप्रेशन में a प्लस बी सी लिखा है तो हम इसको जरूरत पड़ने पर a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं। सो इसी को अगर हम इस तरह से समझें, द वेरिएबल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड। ओके, तो इसी टर्म को यहां से अगर हम डिफाइन करते हैं गाइस, सो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से इक्वल टू फर्स्ट टर्म मैं मान सकता हूं गाइस एक्स बार को, फर्स्ट टर्म मैंने किसको मान लिया? एक्स बार को, या ऐसा करते हैं, हाँ, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया 1 प्लस 2, देखिए एक्स बार प्लस वाई, ये मैंने मान लिया इसको फर्स्ट टर्म एक्स बार प्लस वाई को, इसको मैंने मान लिया है जेड को सेकेंड टर्म, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म, और इस जेड बार को मैंने मान लिया थर्ड टर्म। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या ये फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर? 1 मीन्स एक्स प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई, प्लस 2 मीन्स जेड, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। अभी इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं? देखो 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, यानी कि एक्स बार प्लस वाई प्लस 2 इंटू 3 मीन्स जेड इंटू
जेड बार, और ये टर्म हमने रखा एज इट इज एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, और ये कंप्लीट टर्म अभी हमने इसको बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ, एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार। तो गाइज जेड डॉट जेड बार होता है 0। तो अगर आप पहले इतने वाले ब्रैकेट को देखें तो ये एक्स बार प्लस वाई बन गया, और ये दूसरा ब्रैकेट अभी हमने इसको एज इट इज रखा हुआ है, ये हो गया एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, और यहाँ पर ये जो टर्म है एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार। ओके, अब हम चाहें तो इन दो ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, और जो रिजल्टिंग आएगा उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल टर्म्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स फर्स्ट। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, हियर एक्स बार डॉट एक्स कितना आएगा 0, एक्स बार डॉट एक्स, चलो एक बार पहले टर्म्स को लिख देते हैं एज इट इज, एक्स बार डॉट एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई बार, एक्स बार डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट जेड बार प्लस एक्स वाई। अब ये वाला टर्म वाई मैंने उठाया, इन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स बाय प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई डॉट जेड बार, और ये पूरा ब्रैकेट अभी हमने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, जो लास्ट वाला ब्रैकेट है ये रखा हमने एज इट इज, एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार। इतना सही है, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए एक्स डॉट एक्स बार क्या होगा देशवासियों, जोर से बोलो, 0 बिल्कुल। एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार प्लस एक्स वाई। ये एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, यहां पर एक ब्रैकेट आएगा कंबाइंड ब्रैकेट। ओके, ये इसको सॉल्व कर, इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो एक कंबाइंड ब्रैकेट आएगा जो इसके साथ ब्रैकेट में है। ओके, इस तरीके से, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सब। वाई डॉट वाई बार क्या है 0, तो ये वाई जेड बार, ये एक ब्रैकेट हमारे पास आ गया, एक ब्रैकेट हमारे पास ये है। अब ब्रैकेट की लड़ाई होनी है, और फाइनल हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगा दोस्तों वो आ जाएगा एसओपी के फॉर्म में। चलिए अब फाइनली हमारे पास क्या लिखे जा रहे हैं, हम कैपिटल एफ लिख रहे हैं ना, कैपिटल एक्स वाई जेड। इस एक्स बार वाई बार को उठाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बार वाई बार जेड बार, तो एक्स बार वाई बार पहले से यहाँ पर है तो ये आ गया एक्स बार वाई बार जेड बार। इस एक्स बार वाई को अब थोड़ा समय एक आध दो स्टेप्स कम करने के लिए जहां 0 हो रहे होंगे टर्म्स उनको 0 करते जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। एक्स बार वाई बार, एक्स बार बाई डॉट वाई बार, देखो यहां पर अगर अब मैं पहली टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर एक बाई डॉट वाई बार बनेगा जो इस टर्म को 0 कर देगा, तो ये प्रोडक्ट 0 है। अब देखो लास्ट वाला और ये मल्टीप्लाई किया तो यहां पर एक्स बार है, यहां एक्स है, मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म एक्स डॉट एक्स बार बनेगा तो ये वाला भी 0, तो यहां से इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसके साथ नॉन 0 आया, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हमने एक्स बार जेड बार को इससे मल्टीप्लाई किया तो गाइज अगेन तीनों टर्म्स फिर से रिपीट हो गए। आप जानते हैं एक्स बार डॉट एक्स बार क्या होगा, एक्स होगा, जेड बार डॉट जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा, इसलिए ये टर्म फिर से आ गया। अब देखिए यहां पर एक्स बार जेड बार है, यहां पर क्या है एक्स बार वाई जेड बार है, तो बिल्कुल ये टर्म यहां से एज इट इज आ जाएगा बिल्कुल। और एक्स बार जेड बार यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स बार है, तो ये 0 कर देगा, इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक्स बाई यहां पर है, एक्स बार बाई बार यहां पर है तो ये 0 हो गया। एक्स बाई यहां है, एक्स बार यहां पर है तो ये 0 हो जाएगा। ये एक्स बाई इंटू जेड बार बचेगा। बहुत सिंपल बूलियन प्रोडक्ट है, y डॉट वाई बार 0 होता है, x डॉट एक्स बार 0 होता है, z डॉट जेड बार 0 होता है। इतनी सी फिलॉसफी है। जहां जहां ये टर्म्स बनते जाएंगे उन टर्म्स को मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज जीरो जो लिखेंगे फालतू जबरदस्ती की इक्वेशन बढ़ जाएगी। ओके चलिए y डॉट जेड बार, तो y डॉट जेड बार में ये फिर से 0 हो गया क्योंकि यहां y बार है, यहां y है। y डॉट जेड बार ये टर्म बना रहेगा x बार y जेड बार। यहां पर देखिए y डॉट जेड बार, बिल्कुल ये टर्म भी यहां पर बना रहेगा।
सो अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करेंगे इस, तो यू मे से वन थिंग, हमारे पास फाइनली जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है एफ एक्स वाई जेड का, वो एक्स बार बाई बार जेड बार, ये 2 बार लिखा है, हम इसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे, ओके, प्लस एक्स बार वाई जेड बार, एक्स बार बाई जेड बार, ये 2 बार लिखा है, इसको भी हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे, एक्स बाई जेड बार, एक्स बाई जेड बार, ये भी हम 1 बार लिखेंगे। सो ये हमारे पास अभी ये फॉर्म यहां पर जनरेट होके आया है, इतना। ओके, अब आप देखो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कॉमन आ जाए। मुझे यहां से वाई जेड बार कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल, ओके। इन दोनों में से मुझे एक्स बार जेड बार कॉमन दिख रहा है। सुनना मेरी बात एक ध्यान से, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को, देखो इसको और इसको नोटिस करूं, एक बार पहले ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। ऑप्शंस के अंदर इस तरह की टर्म्स प्रोडक्ट टर्म अवेलेबल है, ओके। एक बार पहले हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस को रियलाइज कर लेंगे। देखिएगा, एक्स बार बाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार एक्स बाई जेड बार, इन दोनों को देखें, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे इसमें एक्स बार जेड बार कॉमन आ रहा है दोनों में, यस और नो, यस। सेकंड एंड थर्ड को अगर हम नोटिस करें तो वाई जेड बार इसमें से कॉमन आ रहा है, ओके। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बार बाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार, इस टर्म को 2 बार लिख रहा हूं। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल, अभी 2 बार ही लिखा था हमने, एक बार किया है इसको जबरदस्ती, है ना, एक्स बार वाई जेड बार, यहां लिखा था एक्स बार वाई जेड बार और यहां लिखा था। तो हम 1 बार को 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार को 4 बार भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड। एक्स वाई जेड, इतना आ गया। चलिए, अब इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में से मुझे एक्स बार जेड बार कॉमन दिख रहा है, ओके। तो यहां से वाई बार प्लस वाई आ गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो? इन दोनों में से मुझे वाई जेड बार कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर आ गया एक्स बार प्लस एक्स, तो वाई बार प्लस वाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, एक्स बार प्लस एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास मिनिमाइज्ड फॉर्म आया दोस्तों, एक्स बार जेड बार प्लस वाई जेड बार। ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गया, एक्स बार जेड बार प्लस वाई जेड बार। एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में ऐसा कुछ है, अदरवाइज कुछ और सॉल्व करेंगे। एक्स बार जेड बार प्लस वाई जेड बार, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, एक बार सिस्टमैटिक वे में इसको जल्दी से नोट कर लें। आप चाहते तो इसमें डायरेक्टली भी इनको प्रोडक्ट करके भी हम इसको एनालाइज कर सकते थे, कोई दो राय नहीं थी, ओके। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को यूज़ किया तो एक टर्म कम हो गया, मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना था। देखिए, इन एग्जाम आपको किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ से एक टर्म लिखना है, तो बहुत जल्दी हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ओके। चलिए, तो इतना नोट कर लें जल्दी से, इस पूरे डिस्कशन को आप नोट करें एक बार, यहां से लेके यहां तक पूरे डिस्कशन को नोट कर लें। यहां से लिखना है, यहां तक लिख लें सबने, स्क्रीन को पॉज करके लिखना है भाई साहब, करंट स्क्रीन में नहीं लिखना, ओके, नोटेड। चलिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में 2020 में। चलिए, रीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले, गिवन स्मॉल एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम 0 1 2 6 8 9 10 11 प्लस सिग्मा डोंट केयर 3 7 14 15 is a Boolean function where small m represents minterm, okay, and d represents don't cares. The minimal sum of product expression for small f is, आपसे पूछा गया है कि जो मिनिमल एसओपी फॉर्म है वो क्या है। गाइज, जब भी डोंट केयर कंडीशन दी जाती है, जब भी डोंट केयर कंडीशन गिवन होती है, वी यूज द कर्नॉफ मैप, के मैप को हम यूज करते हैं जब भी डोंट केयर कंडीशन की बात होती है। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर डोंट केयर कंडीशन की बात हो रही है? बिल्कुल। क्या पूछा गया है? मिनिमाइज एसओपी फॉर्म पूछा गया है। बहुत ही सीधा सा दोस्तों क्वेश्चन है, सिंपल एज पॉसिबल। तो मैं इस क्वेश्चन को रखूंगा दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस की कैटेगरी में, ओके। सो मुझे उम्मीद है स्क्रीन को पॉज करेंगे और सभी लोग इस क्वेश्चन को एकदम से करेक्ट आंसर करेंगे। नाउ गाइज, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सी, स्मॉल एफ जो है फंक्शन है 4 वेरिएबल का, तो कितने बाय कितने का के मैप बनाया जाए? 4x4 का, ऑलराइट। 4x4 का हमने के मैप बनाया। लेट्स सी द के मैप।
4/4 के मैप बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले। एज यूजुअल जो वेरिएबल्स यहाँ पर दिए गए हैं स्मॉल f के लिए, कैपिटल A B C D, पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज लाइक 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। डेसिमल इक्विवेलेंट्स आप सभी जानते हैं, ऐसे लिखा जाता है इसका 0 1 2 3, ऐसे मेरा मन कर रहा है मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं रहती है। 6 7 8 9, यहाँ गलती मत करना, एक ऐसे स्किप करके ऐसे लिखा जाता है। 10 11 12 13 14 15। ओके, ये हो गया के मैप। अब मैं इन सबको मिटा दूंगा, पहले आपको लिखना है तो लिख लो उसको। के मैप की ऐसे मैपिंग की जाती है, सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है क्लास में। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैं इनको इरेज कर दूं, लेट्स गो। चलिए, अब हमारे पास जो भी यहाँ पर लॉजिक्स दिए गए हैं, एसओपी फॉर्म लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिग्मा स्मॉल m एसओपी फॉर्म है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया होगा उसको हम लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 पर लॉजिक 1 है, ओके, वाइट से लिखते हैं। चलिए, 0 पर लॉजिक 1 है, 1 पर क्या है लॉजिक 1 है, 2 पर क्या है 1 है, ओके, 3 पर क्या है दोस्तों, डोंट केयर है, 3 पर डोंट केयर, ओके। 0 1 2 3 4 पर क्या है, 4 पर कुछ नहीं, 5 कुछ नहीं, ओके, 6 पर 1 है, 7 पर डोंट केयर है, 7 पर, ओके। आ जाइए 8 पर कुछ है, लॉजिक 1 है, 9 पर लॉजिक 1 है, 10 पर लॉजिक 1 है, 11 पर लॉजिक 1 है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कन्फ्यूजन हो जाता है और कुछ का कुछ लिख जाता है, हालांकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 8 9 10 11, ठीक है, ओके। चलिए, अब लास्ट में क्या है, 14 15 12 13 14 15, 14 15 क्या है, डोंट केयर है। ये बन चुका है के मैप। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, ऑक्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्टेट फॉर्मेशन में 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं, ओके। चलिए, तो क्या इसमें ऑक्टेट जैसी कोई संभावना है? सेल्स को कंबाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ऑब्वियस है, यूजुअल कॉन्सेप्ट है, वो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नियर बाय सेल्स को कंबाइंड किया जा सकता है। तो मुझे यहां पर एक ऑक्टेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। जब भी हमें डोंट केयर कंडीशन को यूज करना हो तो हमें सिर्फ तभी उसे यूज करना है जब उसको यूज करने से नंबर ऑफ सेल्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे डोंट केयर को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इनके लिए हमारे पास सिर्फ पेयर फॉर्मेशन हो सकता है, हालांकि इनमें जरूर क्वाड बन जाएगा, ओके, लेकिन ये यहां पर सिर्फ पेयर फॉर्मेशन करेंगे। सो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से क्वाड फॉर्मेशन कर सकते हैं। यस और नो, इन सभी को कंबाइंड कर सकता हूं मैं, एक क्वाड बनेगा। 8 सेल्स आ रही हैं, बिल्कुल, क्वाड में 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं। टोटल इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, कितने आदमी थे, 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल में से 3 तो निकल लिए, कितने वेरिएबल रह गए, एक वेरिएबल, कौन सा जो चेंज नहीं हो रहा, देखो क्या नहीं चेंज हुआ, c इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 0 d इक्वल टू 1, सॉरी d इक्वल टू 1 d इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू सिर्फ 1 बनी हुई है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, c आएगा। अगर आप इसको देखें तो ab की वैल्यू तो पल पल चेंज हो रही है, ओके। चलिए, अब हम ऑब्जर्व करें लास्ट, किसको क्या ऑब्जर्व करना है, बोलिए। हाँ जी, ये दो सेल, 4 सेल बचे हुए हैं अभी, क्या बन सकता है बोलो। इन सेल को हम अगर हम इनका क्वाड फॉर्मेशन करें ऐसे, तो क्या ये ओके, बिल्कुल ओके है। क्या ऑक्टेट जैसी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? एनालाइज करो फिर आंसर करो, बहुत जल्दी में करोगे तो गड़बड़ हो सकती है आंसर में। देखो, ये क्वाड बनाना लॉजिकली करेक्ट है, बाय द लॉजिक दिस इज एब्सोल्युटली ओके, राइट, लेकिन मिनिमाइजेशन भी तो चाहिए, मिनिमाइज्ड टर्म की जरूरत है। तो मिनिमाइजेशन में ऑक्टेट जब हम फॉर्म करते हैं तो 3 वेरिएबल हटते हैं, क्वाड में 2 ही वेरिएबल हटते हैं, पेयर में 1 ही वेरिएबल हटता है। देशवासियों, अगर आप इनके पेयर बनाओगे तब भी लॉजिकली सही आंसर आएगा, बट नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगी। हमें मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछा है, मिनिमल एसओपी। मुझे यहां पर एक क्वाड फॉर्मेशन, सॉरी ऑक्टेट फॉर्मेशन जैसा इंट्यूशन आ रहा है। बहुत जल्दी क्या दिखता है, बहुत जल्दी इसका क्वाड दिख जाता है। फर्स्ट सेल लास्ट सेल कंबाइंड किया, क्वाड बन गया, बहुत जल्दी दिख जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फर्स्ट 4 लास्ट 4 ऑक्टेट,
ये बना ऑक्टेट, ये दिख जाना चाहिए बस। ओके, सो क्या आंसर आएगा बोलो? ऑक्टेट में 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, 4 वेरिएबल टोटल हैं, क्या बच जाएगा? 1 वेरिएबल। कौन सा बचेगा? देखो, a इज इक्वल टू 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, b इज इक्वल टू 0 यहां पर है, यहां पर भी 0 है, मींस यहां पर बचेगा b बार। ओके, अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें फॉर द फर्स्ट ऑक्टेट, जो रेड से मैंने यहां पर इंडिकेट किया है, तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 इज हियर एंड c इज इक्वल टू 1 इज हियर, बट d becomes 1 and here it is 0. Obviously, अगर AB की बात करते हैं for this octet, AB is changing continuously. Understood? तो यहां पर आएगा C, यहां पर आएगा B बार, तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉल f इज इक्वल टू B बार प्लस C? अरे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन A is the right answer of this question. Am I right or no? Am I right? Yes, of course. चलिए स्क्रीन को पॉज करें दोस्तों और इस सवाल के जवाब के सवाल को नोट कर लें। लिख लिया है सभी ने यहां तक? चलिए, रिसेंट 3 इयर्स में बुलियन अलजेब्रा के मैप की अगर हम बात करते हैं तो इजी टू, या मैं ऐसे बोलूं थोड़ा सा वेरी इजी टू बेसिक टू मॉडरेट तक के क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम हुए हैं। मॉडरेट भी बोलना ठीक नहीं है, ओके, बेसिक टू मॉडरेट मैंने बोला है, एग्जैक्टली मॉडरेट भी नहीं है। आसान क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट उनका आंसर निकाला जा सकता है। ओके, तो मैं शुरुआत में आपको ये चीज़ बोल रहा था, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये आसान टॉपिक है, स्कोरिंग है आपके लिए, आप इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं, अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएं। क्वेश्चन इसके अगर आते हैं तो आपको बिल्कुल सॉलिड 2 नंबर का आए, 1 नंबर का आए, आपको वो मार्क्स दिला के जाएगा। ओके, तो फायदा का सौदा है, आसान है, और एक बार मैं समझ लिया तो आपको फंडामेंटली भी परेशान नहीं करेगा। अंडरस्टूड ये बात सभी को? चलिए, तो ये 2 टॉपिक्स पर बेस्ड लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया। ओवरऑल हमने ये कंक्लूड किया कि क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस इस टॉपिक पर अभी तक लास्ट 3 इयर्स में फ्रेम हुए हैं। और इससे बाद पहले का भी अगर मैं देखूं 2019, 2018, 17 या और उससे पहले का भी, तो इन जनरल इस पर जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस के पूछे जाने का वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल है। ओके, सो इसी बात के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि लॉजिक गेट पर अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं डायरेक्टली लॉजिक गेट पर। हालांकि लॉजिक गेट ऐसा चैप्टर है या ऐसा सेक्शन है जिसको हर एक लॉजिक सर्किट से रिलेट किया जा सकता है, चाहे वो सीक्वेंशियल हो चाहे कॉम्बिनेशनल हो, वो बात अलग रहेगी। लेकिन हम सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट पर किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So let's meet in the next session. That's all for the today's session. Thank you so much for watching.